बच्चों, जल्दी से आप अपनी कक्षा 5 की हमारा परिवेश की किताब निकाल लीजिए और उसमें खोलिएगा पेज नंबर 45 अर्थात 45। जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ पर पाठ संख्या लिखी है 7 और पाठ का नाम लिखा है जंगल और जनजीवन। बच्चों, आपने जंगल के कुछ चित्र देखे होंगे, टीवी पर भी आपने कुछ ऐसे दृश्य देखे होंगे जिसमें ढेर सारे तरह तरह के पेड़ पौधे आपको दिखे होंगे। अगर आप उस इलाके में रहते हैं या किसी ऐसे इलाके में आप कभी घूमने गए हैं या रिश्तेदारी में गए हैं जहाँ पर आसपास जंगल का इलाका है, तो वहाँ के बड़े बूढ़े अक्सर ये बात बच्चों से कहते हैं कि शाम हो रही है, आगे ज़्यादा दूर ना जाना। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि अकेले ना निकलो, क्योंकि यहाँ पर जंगली जानवरों के आक्रमण का खतरा रहता है, पास में ही जंगल का इलाका है। तो बच्चों, इससे ये समझ में आता है कि जंगल में न सिर्फ ढेर सारे तरह तरह के छोटे बड़े पेड़ पौधे होते हैं, बल्कि वहाँ पर जंगली जानवर भी रहते हैं। आज इस पाठ में आप जानेंगे कि जंगल किसे कहते हैं, जंगल की क्या उपयोगिता है और अगर जब मानव सभ्यता का विकास हुआ तो वो किस प्रकार से यहाँ जंगलों में हुआ। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को, जिसका नाम है जंगल और जनजीवन। अब स्क्रीन पर आप ये एक दृश्य देख रहे हैं, कितना सुंदर दृश्य है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, देखने में कितना प्यारा लग रहा है। कुछ बड़े, कुछ छोटे पौधे, कुछ बहुत लंबे लंबे वृक्ष यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो जंगल का ये दृश्य क्या बता रहा है कि जंगल में दूर दूर तक हरियाली रहती है, तरह तरह के फल फूल, कई तरह के छोटे बड़े पेड़ पौधे, रंग बिरंगी चहचहाती चिड़ियां और बहुत से जानवर इन जंगलों में वास करते हैं। ऐसे ही सुंदर जंगलों से ढके हैं हमारे देश के कई हिस्से। अब सवाल ये उठता है कि जंगल कहते किसे हैं? क्या किसी भूमि के क्षेत्र पर ढेर सारे पेड़ पौधे लगे हों तो क्या वो जंगल कहलाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जंगल में दूर दूर तक हरियाली रहती है। जंगल तरह तरह के पेड़ पौधों व पशु पक्षियों का वास स्थान भी होता है, यानी कि वहां पर ढेर सारे पशु पक्षी भी रहते हैं। इनका मनुष्य के जीवन में भी अत्यंत महत्व है। अब मनुष्य के जीवन में क्या महत्व है, इसके बारे में चर्चा करने से पहले ये देखिए, आपकी किताब में पेज नंबर 45 पर एक चित्र बना है और वही चित्र यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। इस चित्र को अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि यहाँ पर ढेर सारे पेड़ पौधे हैं, कई तरह के जानवर हैं जो एक साथ यहाँ पर टहल रहे हैं, घूम रहे हैं। ये गेंडा जो कि पानी में नहा रहा है, हाथी पानी के किनारे टहल रहा है, आप ये देखिए मोर है। इसके अलावा यहाँ पर पेड़ के आगे आप भालू देख सकते हैं और पेड़ के इधर दाहिनी तरफ आप देखिए कुछ हिरन हैं जो दौड़ घूम रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि जंगल में सभी तरह के पशु और पक्षी एक साथ वास करते हैं और वहाँ पर ढेर सारे पेड़ पौधे होते हैं और हरियाली होती है। अगर किसी जमीन पर कुछ ढेर सारे पेड़ लगे हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो जंगल है। जैसे अक्सर कुछ फलों के बाग होते हैं, ढेर सारे पेड़ लगे हुए हैं, आम का बाग है, अमरूद का बाग है, इसका मतलब ये नहीं कि वो जंगल है,
क्योंकि जंगलों के लिए कुछ पशु पक्षी भी वहाँ पर वास करते हैं, जबकि बागों में ऐसा नहीं होता है। अब हम देखेंगे कि हम मनुष्यों के जीवन में जंगल की क्या उपयोगिता है। जंगल वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा को बढ़ाते हैं, विषैली गैसों की मात्रा को कम करते हैं। आपको पता है और आप पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि हम जब सांस लेते हैं, जब हमने इस तरह से सांस ली तो हमने कौन सी गैस ली? ऑक्सीजन गैस। और जब हम सांस छोड़ते हैं, बाहर निकालते हैं, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालते हैं। ठीक इसके विपरीत जब पेड़ पौधे सांस लेते हैं तो वो हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं, और जब वो बाहर निकालते हैं जो गैस, वो होती है ऑक्सीजन। तो इन पेड़ पौधों की वजह से वातावरण में, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा बढ़ती है, हमें शुद्ध वायु मिलती है और हम उस साफ शुद्ध वायु में आराम से सांस ले पाते हैं। जंगल मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मिट्टी का कटाव कैसे रोकते हैं? आप एक प्रयोग करके भी देख सकते हैं। अगर गमले में आपके यहाँ कोई पौधा लगा हो, किसी वजह से वो पौधा जिस गमले में लगा है और वो गमला अगर टूट जाता है, तो आप देखिएगा कि मिट्टी पौधे की जड़ों के साथ जकड़ी भी होती है, चिपकी भी होती है, जबकि हम उसे किसी चीज़ से चिपकाते नहीं हैं। पेड़ पौधों की जड़ों की ये खास बात होती है कि वो मिट्टी को अपनी में जकड़ लेती है, और जब जड़ें मिट्टी को अपने में जकड़ लेती हैं तो उस पर अगर तेज बारिश भी होती है, बाढ़ भी आ जाती है, तो मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है, जो उपजाऊ परत होती है, वो ज़्यादा बह नहीं पाती है, मिट्टी का कटाव नहीं हो पाता है। तो जंगल मिट्टी के कटाव को रोकने में भी मददगार होते हैं। वर्षा कराने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसीलिए बार बार सरकार की तरफ से भी ये कहा जाता है कि अधिक से अधिक संख्या में वृक्ष लगाइए, क्योंकि वृक्ष मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, ऑक्सीजन गैस की मात्रा को वातावरण में बढ़ाते हैं, प्रदूषित जो गैसें होती हैं, जो हानिकारक गैस होती है, उसकी मात्रा को कम भी करते हैं और वर्षा कराने में सहायक होते हैं। जंगल से उपयोगी इमारती लकड़ी प्राप्त होती है। हमारे देश में लगभग 4000 से अधिक किस्मों के लकड़ियां हमें वनों से प्राप्त होती हैं। इनमें सागौन, शीशम, देवदार, चीड़ आदि इमारती लकड़ियां महत्वपूर्ण हैं, जिन पर हमारा प्लाईवुड उद्योग, काष्ठ उद्योग, इमारती लकड़ी उद्योग आदि निर्भर है। इमारती लकड़ी से अब आप क्या समझ रहे होंगे? जो बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं या घर भी बनते हैं, तो उनको बनने में या उनमें तमाम तरह का सामान रखने में भी जो लकड़ी इस्तेमाल होती है, वो जंगलों से ही मिलती है। जंगल में तरह तरह के पेड़ होते हैं, उन पेड़ों को काट कर ही ये लकड़ी ली जाती है, जो कि प्रयोग में आती है। चाहे घर के दरवाजे और खिड़कियां हों, चाहे कुर्सी मेज़ हो, बेड हो, स्टूल हो, तमाम तरह की लकड़ी का जो भी सामान बनता है। इसके अलावा आजकल तो लोग फर्श और दीवारों पर भी लकड़ी का काम कराते हैं। तो ये सब लकड़ी कहाँ से प्राप्त होती है? ये सब लकड़ी हमें उन जंगलों से प्राप्त होती है जहाँ पर ढेर सारे तरह तरह के पेड़ पौधे लगे होते हैं। बांस के पेड़ों से चटाई, डलिया, हाथ वाला पंखा, बांसुरी बनाई जाती है। और इसके अलावा बच्चों, आपको पता ही होगा कि बांस के पेड़ से सीढ़ियाँ भी बनती हैं। इसके अलावा जब झोपड़ी का जो छप्पर ढाला जाता है,
उस पर भी बांस का ही फ्रेम या स्ट्रक्चर बनाया जाता है, तब उस पर छप्पर डाला जाता है। और ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? जंगलों में अलग अलग प्रकार के पेड़ों से। वनों से कागज, दिया सलाई, कत्था, रबर, रेशम, लाख, बीड़ी, पत्तल, औषधि आदि उद्योगों के लिए कच्चा माल भी हमें प्राप्त होता है। औषधि मतलब दवाइयाँ। ये दवाइयाँ जो अलग अलग बीमारियों के उपचार के लिए होती हैं, उनके लिए कुछ जड़ी बूटियाँ भी हमें इन जंगलों से ही प्राप्त होती हैं। पलाश व कुसुम के पौधों पर लाख के कीटों एवं शहतूत के पौधों पर रेशम के कीटों का पालन किया जाता है। आप ये देखिए, ये लाख और रेशम के कीटों का पालन इन पौधों पर किया जाता है और फिर उससे रेशम निकलता है। तो ये सारी उपयोगी वस्तुएं हमें जंगलों से प्राप्त होती हैं। तमाम तरह की चीज़ें, जैसे फर्नीचर के लिए हमें लकड़ी मिलती है, बांस के लिए लकड़ी मिलती है, बहुत से उद्योगों के लिए कच्चा माल हमें जंगल से ही प्राप्त होता है। अब हम बात करेंगे प्रारंभिक मानव के बारे में। क्या बच्चों आपको पता है कि प्रारंभिक मानव यानी अब से लाखों साल पहले जो सभ्यता का विकास हुआ वो भी इन्हीं जंगलों से हुआ था। मानव सभ्यता के विकास की कहानी लाखों वर्ष पुरानी है। सभ्यता के आरंभ में मानव जंगलों में रहता था। मानव आदिकाल से ही जंगलों पर निर्भर था। जैसे आपका और हमारा एक निश्चित स्थान होता है, आप स्कूल जाते हैं, आप खेलने जाते हैं, लेकिन उसके बाद आप घर पे आते हैं। घर में आप आराम करते हैं, खाते पीते हैं, नहाते धोते हैं। आपके मम्मी पापा या घर के दूसरे बड़े लोग, हो सकता है कोई ऑफिस जाता हो, कोई दुकान जाता हो, कोई बाग या खेतों में काम करता हो, लेकिन शाम को सब एक जगह एक निश्चित स्थान पर जमा होते हैं और वहां पर आराम करते हैं। वो निश्चित स्थान क्या होता है? घर। लेकिन जब सभ्यता की शुरुआत हुई, अब से लाखों साल पहले मनुष्य भी जंगल में ही रहता था। और क्या आप इमेजिन करेंगे कि जंगल में वो बिल्कुल जंगली जानवरों अर्थात बंदरों की तरह से रहता था? ये देखिए, ये चित्र। इस चित्र में आप देखिए कि बिल्कुल बंदरों की तरह से ये मानव है। आपको यकीन नहीं आ रहा होगा कि ये मानव है, लेकिन ये सच्चाई है कि ये मानव का प्रथम रूप है। बिल्कुल बंदर की स्थिति, 2 हाथ 2 पैरों से यानी 4 पैरों का इस्तेमाल करते हुए चलना। धीरे धीरे जब उसका विकास हुआ तो उसने फिर कोशिश की, बैलेंस बनाया और फिर उसने अपने 2 पैरों का इस्तेमाल किया चलने के लिए। अब जब वो 2 पैरों का इस्तेमाल करके बैलेंस बना के चलने लगा, तो जो 2 पैर उसके आगे के थे उसका इस्तेमाल उसने हाथ की तरह करना शुरू किया। अब हाथ से कोई भी चीज उठाना, रखना, पकड़ना, फेंकना, इन सब कामों को वो करने लगा। हाथ के साथ ही साथ अब वो अपने मस्तिष्क का भी इस्तेमाल करने लगा किसी भी काम को करने के लिए। किसी भी काम को कैसे करना है, उसको किस हिसाब से मैनेज करना है, इन सब चीज़ों को करने के लिए अब उसने अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल किया, उसने सोचना शुरू किया और उसने हाथ का इस्तेमाल काम को करने के लिए करना शुरू कर दिया। आदि मानव का जीवन। आज की भांति प्रारंभ में मानव के पास रहने के लिए घर नहीं थे। वे एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, खुले आकाश के नीचे, जंगलों में, नदियों व झील के किनारे, गुफाओं में रहते थे। अभी जैसे बताया आपको कि हम लोग घर में रहते हैं, लेकिन जब मानव के जीवन की शुरुआत हुई उस वक्त उनके पास इतना दिमाग नहीं था कि वो सोचते कि उन्हें एक घर बनाना चाहिए रहने के लिए। थोड़ा थोड़ा जब उनका विकास शुरू हुआ
तो उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह आना जाना शुरू किया। लेकिन बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, बिल्कुल बंदर नुमा मानव, ये एक मनुष्य की प्रारंभिक अवस्था थी जिसमें वो जंगल में रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह आया जाया करते थे। उनका कोई निश्चित घर नहीं था, कभी नदी के किनारे, झील के किनारे, कभी खुले आकाश के नीचे और कभी गुफाओं में वो अपना जीवन यापन करते थे। जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा तथा उनका शिकार करने के लिए उनके पास केवल पत्थर के औजार ही थे। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। उस वक्त जो उनके औजार होते थे, ये नहीं कि वो उसको धार बना के नुकीला कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। आपने देखा होगा अक्सर जब बहुत से पशु सड़क पे भी हों तो हम उनको डराने के लिए क्या करते हैं, कोई भी ईंटा या पत्थर, कोई ऐसी चीज़ होती है तो हम उसको उठाकर उसके ऊपर मारते हैं ताकि वो जानवर उससे डरकर वहाँ से भाग जाए। कुछ ऐसा ही होता था आदि मानव के साथ जब वो जंगलों में रहता था। इन जंगलों में खतरनाक जंगली जानवर भी रहते थे, तो ये जंगली जानवर उनके ऊपर आक्रमण ना करें, इसके लिए उसने अपना दिमाग लगाना शुरू किया। और जब देखता था कोई जंगली जानवर आ रहा है उनके ऊपर आक्रमण करने, तो आसपास जो भी पत्थर, छोटा बड़ा नुकीला जैसा भी होता था, तो वो उसके ऊपर फेंकता था ताकि ये जानवर उनसे डरकर भाग जाए। अब एक दिन अचानक उन्होंने ये देखा कि अगर वो पत्थर थोड़ा बड़ा और नुकीला हो और इनका जानवर के ऊपर पत्थर फेंकने का निशाना बढ़िया हो, तो क्या होता था कि जब ये उस जानवर के ऊपर पत्थर फेंककर मारते थे तो पत्थर के नुकीले भाग से जानवर चोटिल अर्थात घायल हो जाते थे और इनको शिकार अपना मिल जाता था। तो इस तरह से जो भी जंगल में कंदमूल, फल और शिकार से प्राप्त मांस होता था, वही इन आदि मानवों का भोजन होता था। इनके पास हमारे और आपकी तरह पहनने के लिए कपड़े भी नहीं होते थे, तो जिन जानवरों का ये शिकार करते थे, उन जानवरों की खाल, पेड़ों की छाल एवं पत्तों को वस्त्र की तरह पहनते थे ये आदि मानव। और इस तरह का जीवन व्यतीत करने वाले मानव ही आदि मानव कहलाए। पहले वो बिना अपने शरीर को ढके हुए ऐसे ही घुमा करते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि जिन जानवरों का वो शिकार करते हैं, ठंड के मौसम में अगर उन जानवरों की खाल वो अपने शरीर के ऊपर डाल लेते हैं, उसमें अपने आप को लपेट लेते हैं, तो क्या होता है, उनका शरीर गर्म हो जाता है और उन्हें ठंड भी नहीं लगती है। जब उन्होंने ऐसा देखा तो उन्होंने सोचा कि वाह, इस तरह से मैं अपने शरीर को ढक भी सकता हूँ और अपने शरीर को गर्म भी रख सकता हूँ। अब एक बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन उनके जीवन में आया जब उन्होंने आग का आविष्कार किया। आपको लग रहा होगा आग का आविष्कार कौन सा क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है, लेकिन आप सोचिए एक ऐसी जिंदगी जिसमें इंसान अंधेरे में रह रहा है, वो कच्चा भोजन खा रहा है और वो अपने शरीर को भी गर्म नहीं रख पा रहा है, तो वो किस तरह का जीवन होगा। अचानक एक बार क्या हुआ बच्चों कि जंगल में खूब तेज आंधी चली, कुछ पेड़ों की पत्तियां आपस में टकराईं और इसके साथ कुछ पत्थर के टुकड़े भी आपस में टकराए जिनसे चिंगारियां निकलीं। और ये चिंगारियां जब पास पड़ी सूखी घास या पत्तियों पे पड़ी तो उससे आग जलने लगी। अब ये आग, क्योंकि आंधी बहुत तेज चल रही थी, तो ये आग बहुत बुरी तरह से पूरे जंगल में यहाँ से वहां तक फैल गई। आग को देखकर जंगली जानवर वहां से डरकर भागने लगे। वो सोचने लगे कि पता नहीं ये क्या हो गया है। अब कुछ आदि मानव भी उसमें डरकर भागने लगे, कुछ ने अपने आप को कहीं गुफाओं में छिपा लिया। जब आग बुझी, अब गुफाओं में छिपे हुए ये आदि मानव जब बाहर निकले तो उन्होंने देखा पूरा जंगल तो जल चुका है। अब इनको खाने के लिए कोई कंदमूल फल नहीं मिल रहा था, ना ही कोई जंगली जानवर दिख रहा था जिसका शिकार करके ये अपनी भूख को मिटा सके।
इन्होंने देखा कि कुछ जानवरों के मृत शरीर पड़े हुए हैं जो जले हुए हैं। अब क्योंकि भूख बहुत लगी थी तो इन्होंने उन जानवरों को खाना शुरू किया, और जैसे ही इन्होंने खाया तो इन्हें पता चला कि ये तो स्वाद में बहुत अच्छा है, और उन्हें उसका स्वाद यानी पके हुए भोजन का, जले हुए पके हुए भुने हुए मांस का स्वाद इनको बहुत अच्छा लगा। अब यही चीज एक दिन और इसी तरह की घटना हुई। आप ये देखिए, इस चित्र में ये बैठे हुए हैं और पत्थर से पत्थर को रगड़ने का, कुछ खेलने का काम कर रहे हैं, और आसपास सूखी घास पड़ी हुई थी। एक बार इस तरह से हुआ कि आपस में ये पत्थरों को रगड़ रहे थे, कुछ खेल रहे थे, जिससे चिंगारी निकली और पास पड़ी हुई सूखी घास और पत्तों में उससे आग लग गई। ये थोड़ा सा हैरत ज़्यादा हुए कि ये क्या हुआ। इन्हें याद था कि एक बार ऐसा पहले भी हो चुका है। एक बार फिर अचानक किसी तरह से हुआ। अब इन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और ये समझ गए कि आग को इन्हें कैसे जलाना है, और फिर इन्होंने पत्थरों को आपस में रगड़कर सूखे पत्ते और घास को एक जगह पे इकट्ठा करके जलाकर आग खोज निकाली। तो आग का आविष्कार प्रारंभिक मानव की एक बड़ी उपलब्धि थी। इसकी खोज के साथ मानव भोजन को पकाकर खाने लगा। अब आग का प्रयोग उसने अपने शरीर को गर्म रखने और जंगली जानवरों से रक्षा करने के लिए भी किया। अब यहाँ पर आप सोचिए और बताइए कि अगर आग का उपयोग करने से पहले मानव का जीवन कैसा रहा होगा? आग का ज्ञान होने के बाद मानव जीवन में क्या परिवर्तन आया होगा? यदि आग नहीं होती तो हमारे जीवन में क्या-क्या परेशानियां और दिक्कतें होती? इन सब सवालों का छोटा सा जवाब है कि जब आग नहीं थी तो मैंने आपको बताया कि आदि मानव किस तरह से जीवन व्यतीत करता था। वो कंद मूल फल और शिकार से प्राप्त कच्चा मांस खाकर ही अपना जीवन व्यतीत करता था, और जब आग उसने खोज निकाली तो अब वो भोजन पकाकर खाने लगा। उसने ये भी देखा कि जब आग जलती थी तो जंगली जानवर आग के भय से उनके पास नहीं आते थे, उनके ऊपर आक्रमण नहीं करते थे। तो जंगली जानवरों से आदि मानव को सुरक्षित रखने में भी आग ने उनकी मदद की। इसके अलावा जब ठंड के मौसम में आग जलती होती थी तो उन्होंने ये देखा कि उनका शरीर कितने अच्छी तरह से गर्म हो जाता था, उन्हें ठंड नहीं लगती थी। तो आग की खोज से आदि मानव के जीवन में इतने तरह के परिवर्तन आए, और अगर हमारे जीवन में आग ना होती तो हमें भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता। तो बच्चों, हमने जाना कि जंगल में दूर दूर तक हरियाली रहती है। जंगल तरह तरह के पेड़ पौधों और पशु पक्षियों का वास होता है। जंगल का मनुष्य के जीवन में अत्यंत महत्व है। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा को बढ़ाना, विषैली गैसों की मात्रा को कम करना, मिट्टी के कटाव को रोकना, वर्षा कराने में जंगल की महत्वपूर्ण भूमिका है। जंगलों से उपयोगी इमारती लकड़ी हमें प्राप्त होती है, जिन पर हमारा प्लाईवुड उद्योग, काष्ठ उद्योग, इमारती लकड़ी उद्योग आदि निर्भर है। अब हम देखते हैं एक बार फिर से आदि मानव के जीवन के बारे में। तो पहले मानव बंदरों की भांति 4 पैरों पर चलता था, फिर धीरे धीरे उसका विकास हुआ और वो 2 पैरों पर सीधा खड़ा होके चलने लगा। प्रारंभिक मानव खुले आकाश के नीचे, जंगलों में, नदियों व झील के किनारे और गुफा में रहते थे। जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा तथा उनका शिकार करने के लिए उनके पास केवल पत्थर के औजार थे। कंदमूल फल तथा शिकार से प्राप्त मांस ही उनका भोजन था, और ये सब वो कच्चा खाते थे, जैसे अभी मैंने आपको बताया। आग की खोज से प्रारंभिक मानव के जीवन में
इस तरह से आमूलचूल परिवर्तन हुए, क्योंकि अब उन्होंने भोजन पकाकर खाना शुरू किया, उन्होंने अपने शरीर को गर्म रखना शुरू किया, उन्हें जंगली जानवरों से भी बचत हुई। जंगली जानवर जब आग जल रही होती थी तो उनके ऊपर आक्रमण नहीं करते थे। अब बच्चों, आप गृह कार्य नोट कर लीजिए कि आपको अपनी हमारा परिवेश की कॉपी में करना है। हमें जंगलों से क्या क्या चीजें मिलती हैं, आपको उसकी एक सूची बनानी है। जंगल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? आदि मानव किस प्रकार के औजारों का प्रयोग करता था? आपको याद दिला दूं, उस वक्त सिर्फ आदि मानव पत्थर के औजारों का ही प्रयोग करता था, जो कि बहुत ही बेडौल और भद्दे होते थे। बस जैसे भी होते थे उन पत्थरों को वो औजार की तरह से इस्तेमाल करते थे। आग का उपयोग हम किन किन कामों में करने के लिए करते हैं, उसकी भी आपको एक सूची बनानी है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आज का ये क्लास आपको पसंद आया होगा। आपको समझ में आ गया होगा कि एक बड़े क्षेत्र में दूर दूर तक जहाँ पर हरियाली होती है, तरह तरह के पेड़ पौधे होते हैं, वो इलाका जंगल कहलाता है। और जंगल में तमाम तरह के पशु पक्षियों का वास होता है। ये जंगल मानव जीवन के लिए भी बहुत उपयोगी हैं और मानव सभ्यता का विकास भी जंगलों से ही प्रारंभ हुआ है। अगले पाठ में हम लोग बात करेंगे आदि मानव और वर्तमान समय के मानव के जीवन की तुलना करेंगे कि क्या जीवन शैली उनकी थी, क्या जीवन शैली आपकी और हमारी है। तो अगले पाठ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपको ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद और शुभकामनाएं। आज मैं आपको एक कहानी सुना